नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है उसको एक नए नज़रिए से समझेंगे। वो नज़रिया जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए उस पर दावा करता है कि वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, उस नज़रिए को साइड में रखेंगे और जो मूल कारण है जो कि दिखता नहीं है, जो वास्तविक रीज़न है, उस पर चर्चा करेंगे, जो है जल। जल का महत्व इतना है कि प्राचीन समय से ही जल के पीछे युद्ध लड़े गए हैं। अगर वैदिक काल की बात करें तो इंद्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है, और इंद्र को शक्तिशाली इसलिए माना गया क्योंकि वो वर्षा के देवता हैं, यानी कि जल से उनका जो संबंध है वो बना हुआ है। तो जल की जो आवश्यकता है वो मानव सभ्यता में, मानव समाज में आरंभ से ही बनी रही है, उसका बहुत महत्व रहा है। अगर देखें तो सभ्यताएं उसके किनारे बस गई, चाहे नील नदी की बात करें, सिंधु नदी की बात करें। सिंधु का तो इतना असर है कि हिंदू से लेकर हिंदुस्तान सब कुछ उस नदी के नाम पर है। और बनारस जो इतना पवित्र शहर है वो भी गंगा के किनारे है, प्रयाग है वो भी गंगा यमुना के किनारे है। तो नदियों के महत्व को हम समझ सकते हैं। और यहाँ भी जो मूल कारण है पाकिस्तान के लिए, वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होने से ज़्यादा जल की है, क्योंकि जल उसके लिए बहुत आवश्यक है। उस सारे कारणों को हम देखेंगे। उसने भले ही 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि कश्मीर को हथियाने के लिए, लेकिन कश्मीर को हथियाना उसके लिए केवल कश्मीरी लोग नहीं, वहाँ पर उसके जल जो संसाधन है उस पर भी उसकी नज़र है। और भारत जो उसे अपना अभिन्न अंग मानता है, उसको भी इस बात का पता है कि जल की वैल्यू कितनी है। इसीलिए जैसे ही अटैक होता है, जो बहुत दिनों से ट्रीटी जिस पर आलोचना हो रही थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भारत ने अबेंस में रख दिया और जून में कह दिया कि अब इसको हम रिस्टोर नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो किसी और फॉर्म में करेंगे, वैसे नहीं होगा जैसे ये चलता आ रहा था। तो यहाँ पर जल की बहुत अधिक वैल्यू है। इसी मुद्दे को हम समझेंगे कि क्या जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है, क्या भारत जो कह रहा है कि सारे जल को रोक सकता है, क्या उसके लिए पॉसिबल है? क्या डैम इतने बना सकता है? क्या कैपिटल है उसके पास इतनी लगाने की, या कैपेबिलिटी है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पॉसिबल भी है? इन सारे मुद्दों को देखेंगे। चीन के एंगल को देखेंगे, क्योंकि चीन को तो बस मौका चाहिए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है बहुत पक्की है। चीन हमेशा चाहता रहा है कि उस पूरे रीजन में जो दबदबा है चीन का वो बना रहे, भारत का इन्फ्लुएंस वहाँ से कम रहे। तो इसलिए चीन अपनी चालें चल रहा है, उसको भी देखेंगे, और भारत क्या कर सकता है उसको भी देखेंगे। तो पूरे मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं जो इंडस रिवर बेसिन है उसको समझें, क्योंकि जब भी हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो एक इमेज हम कहीं और सोचते हैं, और जो उसका बेसिन है वो बहुत बड़ा है। हमेशा हमारे दिमाग में पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत के बॉर्डर की बात आती है, लेकिन अगर बेसिन की बात करें तो देखिए वो चीन भी उसमें है, क्योंकि जो इंडस रिवर है उसका जो सोर्स है वो कैलाश मानसरोवर के पास है, वो चाइना के पास है। चाइना यहाँ पर अपर स्ट्रीम है, मतलब कि जो पहला सिंधु नदी पर हक है या और जो नदी है वहाँ पर, उस पर चाइना अपना हक जताता है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, उसके बाद वो नदियाँ धीरे धीरे पाकिस्तान में पहुँचती हैं और पाकिस्तान उस पर अपना हक जताता है। तो सबसे नीचे पाकिस्तान है, बीच में भारत है और ऊपर चाइना है। इसीलिए चाइना बार बार भारत को धमकी दे रहा है। डायरेक्ट उसने कहा कि अपर स्ट्रीम में हम हैं, तुम मिडल में हो, और मिडल स्ट्रीम वाले देश को इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए कि उसका अपना काम चलता रहे। इस पर हमने एक और वीडियो भी किया था, किस तरीके से भारत जो चीन है वो ब्रह्मपुत्र नदी को इस्तेमाल कर रहा है, जिसका लिंक इस वीडियो के बाद में होगा। तो वहाँ पर पाकिस्तान जो चीन है वो ब्रह्मपुत्र को भी ऐसे ही यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर उसका जो टारगेट है वो सिंधु नदी को भी ऐसे ही यूज़ करने का है, क्योंकि वो अपर स्ट्रीम पर है। तो ये सारा बेसिन है, ये चीन है। उसके बाद देखिए ये पूरा वो भारत का एरिया है, ये कश्मीर है। यहाँ पर कुछ ऑक्युपाइड कश्मीर है जो अब पाकिस्तान के पास है, जिसमें उसने कब्जा कर रखा है। पंजाब का बहुत सारा एरिया है, क्योंकि सतलुज और रावी ब्यास वहीं पर है। लेकिन उसके अलावा अगर नीचे देखें तो हरियाणा का और राजस्थान का भी बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो उसके बेसिन में काउंट होता है, क्योंकि छोटे छोटे नदी नाले कहीं ना कहीं उसमें जाकर मिलते रहते हैं, ड्रेन होते हैं। तो वो सारा जल भी जो है वो इंडस में आखिरकार चला जाता है, और फिर वहाँ पर जाकर वो बहुत बड़ी नदी बनती है, और वो सारा देखिए एरिया यहाँ पर चला गया। और इतना ही नहीं, अफ़गानिस्तान, हम तो हमेशा बात करते हैं इंडस की जो इस साइड की नदियाँ हैं, जो 5 नदियाँ हैं उनकी बात करते हैं, हम उस तरफ की नदियों की बात नहीं करते जिसमें वहाँ से गोमल, काबुल ये सब आती हैं नदियाँ, वो सब भी आकर इंडस में मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा बेसिन है, इसमें लगभग 4-5 देशों का जो
स्टेक है वो इस पर रहता है हमेशा से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब आखिर में जो ट्रीटी थी उसमें क्या हो रहा था, जो कि आप सब जानते भी हैं, लेकिन हम उसे देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि आज़ादी के बाद अब अंग्रेज़ों को नहीं पता था, अंग्रेज़ों से पहले प्रकृति को नहीं पता था कि नदियाँ कैसे डिवाइड होंगी, तो नदियाँ तो बह रही थी। अंग्रेज़ों ने उन नदियों को नहरों के ज़रिए मैनेज करने की कोशिश की, बहुत सारी नहरें बनाई। वो नहरों का ऐसा पंजाब में जाल बिछाया जो कि आधा पंजाब इधर रह गया, आधे से ज़्यादा उधर चला गया, और वो आधा पंजाब जो इधर रह गया वो भी हरियाणा और हिमाचल में बट गया। तो वो जो नहरें थी उसका ऐसा जाल था कि कहीं पर किसी का जो हेड था वो इस तरफ आ रहा था, कहीं पर उधर आ रहा था, बहुत इशू था। और जो इसलिए आज़ादी के बाद 1948 में जब कश्मीर के ऊपर कबायली अटैक होता है, कुछ देर के लिए भारत ने यहाँ पर जल को रोक दिया था, नहरों का जो फ्लो था उसको रोका था। उससे पाकिस्तान को उस साल की जो फसल थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का लगभग कहें तो 25% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर पे है, 40% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और जो सिंधु नदी बेसिन है वो लगभग 80% जो पाकिस्तान है उसको जल की सप्लाई देता है। तो पाकिस्तान के लिए तो वो लाइफ लाइन है। भारत के पास तो अनेकों नदियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है बहुत ही गंभीर है। तो यहाँ पर वहाँ पर भारत ने रोक लगा दी। उसके बाद पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचा कि भाई इसका कुछ करो, ये तो बार बार हम ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। चीन अभी वो चीन नहीं बना था, चीन में अपनी अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, अभी वहाँ पर रेवोल्यूशन होनी थी, अभी माओ को वहाँ पर सक्सेसफुल होना था, ये सब उससे पहले की बातें हैं। तो भारत पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, और फिर धीरे धीरे 1960 में जाके वो समझौता होता है। समझौते पर एलिगेशन भी लगते हैं कि ऐसे हो गया, नेहरू मान गए, लेकिन वो समय की मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। और जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारी एसेट का बंटवारा हुआ था, तो नदियाँ भी उसमें कॉमन थी, तो इसलिए ऐसा फैसला लिया गया। लेकिन अब उसको जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब ट्रीटी बन रही थी तब उन लोगों ने इन फैक्टर्स को देखा नहीं कि क्या पाकिस्तान हमेशा पीसफुल रहेगा। ये तो एक पॉलिटिकल एंगल था। जो नेचुरल एंगल था उसको भी नहीं देखा गया कि क्या जब गर्मियाँ बढ़ जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेंगे, ज़्यादा पानी आएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, जो साफ पानी उसकी कमी हो जाएगी। इन चीज़ों को 1960 में नहीं समझा जा सकता था, जिनको आज समझा जा सकता है। तो रावी, ब्यास, सतलुज भारत को दे दी गई और ये तीनों इधर रह गई। और इसमें कहा गया कि भारत को अगर झेलम, चिनाब, इंडस पे कुछ भी करना है तो पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा कि वो, यानी कि डाटा शेयर करना पड़ेगा। तो भारत करता भी रहा है, पाकिस्तान एलिगेशन लगाता भी रहा है, ये सब इशू चलते रहे। लेकिन अब पूरी तरीके से इसे साइड में रख दिया गया है और अब इशू आया है असली कि अब होगा क्या। तो अगर देखें तो अब चाइना ने अपना खेल चलाया है। चाइना पहले से ही वहाँ पर मदद कर रहा है पाकिस्तान की डैम बनाने की। अब उसने कहा है कि हम और डैम में भी मदद करेंगे बनाने के, और उसके अलावा स्वात नदी पे जो खैबर पख्तूनवा है वहाँ पर जो मोहम्मद डैम है वो बन रहा है, 2019 से बन रहा है, लेकिन अब चाइना ने उसमें पैसा खूब लगाया और कहा है कि अब इसको 2025 में ही कंप्लीट कर देंगे, फिर अगले प्रोजेक्ट पर देखेंगे। और लगातार भारत को वो धमकियाँ देता जा रहा है। तो ये तो चाइना क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना का एक और इंटरेस्ट रहता है। चाइना पाकिस्तान के साथ उसने सी पैक भी बना रखा है। ये पूरा रास्ता जहाँ से चाइना होकर आएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहाँ से होकर निकलेगा, और जो सारी नदियों का जाल है वो भी वहीं पर है। तो चाइना का वहाँ पर स्टेक है। चाइना को लगता है कभी न कभी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर अच्छे से सेटल हुआ जा सकता है, और इसलिए वो भी चाहता है कि भारत यहाँ पर उलझा रहे, भारत की तरक्की ना हो। जल के लिए वो कभी ईस्ट से डराता है, कभी वेस्ट से डराता है, और बाय डिफ़ॉल्ट तिब्बत उसका है भी नहीं। और जो हमने बात की कि नेहरू क्यों, मतलब कि तब वो ऐसा मान भी जाते थे, तब 1948 में क्यों है, क्योंकि उस वक्त तिब्बत पे जब उसने कब्जा किया तो नेहरू ने तो 1959 में माना जाके कि भाई ठीक है तिब्बत तुम्हारा हिस्सा है। उससे पहले तो हमारा चाइना से लेना देना ही नहीं है, हमारी बाउंड्री तिब्बत के साथ है। हम तो चाइना को मानते ही नहीं थे अपना पड़ोसी, हमारा पड़ोसी तो है ही नहीं वो, हमारा पड़ोसी तो तिब्बत है, और तिब्बत में हमारी दोनों नदियाँ हैं। लेकिन अब सारा जो खेल है वो चेंज हो गया है। तो चीन जो है यहाँ पर ये चाहता है कि जो सी पैक है उसके साथ साथ वो पाकिस्तान की जो जल की समस्या है उसको भी समाधान करता रहे और भारत को परेशान करता रहे, और जो उसके लिए जल का संसाधन है वो भी बचा रहे। तो देखिए भारत ने जो डैम बनाए हैं लगभग, अब बात आती है कि क्या भारत उतने डैम बना सकता है।
क्या उतनी कैपेबिलिटी है? तो यहाँ पर अगर देखें तो जो मेन डैम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो चेनाब पर नज़र आ रहे हैं, झेलम पे बहुत कम है। इसका क्या कारण है? और ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो चाहे वो इंटरनेशनल वाटर के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, चाहे भारत के एक्सपर्ट हैं, चाहे चीन के एक्सपर्ट हैं, उन सब का लगभग बहुत सारे आर्टिकल देख के एक मत पता लगता है कि उनका कहना है कि उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, चीन के लिए भी उतनी नहीं है, भारत के लिए भी उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डैम बनाया जा सके। ब्रह्मपुत्र वाले केस में अलग बात है, वो कैलाश मानसरोवर से होते हुए बहुत दूर तक पहुँच जाती है नदी, उसमें काफ़ी जल आ जाता है। जल आने के बाद चीन वहाँ पर डैम बनाना चाह रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर खेल दूसरा है। यहाँ पर अगर हम टोपोग्राफी को समझें, जिसको हम जनरली नहीं देखते, ना ही मेन स्ट्रीम जो यूट्यूब मीडिया है वो दिखाता है, ना ही मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो दिखाता है, तो अगर यहाँ पर देखें तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पर कैलाश मानसरोवर का एरिया है। यहाँ पर इतना पानी नहीं है इंडस में, और जो टोपोग्राफी है वो बहुत कठिन है। ये सारी नदी यहाँ से होती हुई, लेह से होती हुई ऊपर जाती है, फिर यहाँ से एंटर करती है पाकिस्तान में, और फिर ये मनशेरा के पास आ जाती है। मनशेरा एबटाबाद यहाँ पर आती है, ये स्वात है जहाँ पर वो डैम बन रहा है। तो ये अगर पूरी टोपोग्राफी देखें तो यहाँ पर उतना जल नहीं है। तो इंडस में एक तो जल नहीं है वहाँ पर उतना कि जिस पर डैम बनाकर उसको रोका जाए। दूसरा, वहाँ का जो अगर ज्योग्राफी देखें, वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस तरीके का डैम बन सके, क्योंकि बहुत ही कठिन टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब बहुत जो एरिया है उबड़ खाबड़ है, पहाड़ है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इंडस पे तो इंटरनेशनल लेवल पे सबने रूल आउट कर रखा है कि पॉसिबल नहीं, ना चीन के लिए पॉसिबल है ना भारत के लिए, और पॉसिबल अगर हो भी जाए तो वायबल नहीं है, क्योंकि उतना जल नहीं है वहाँ पर। जल तो इंडस में तब आता है जब बहुत सारी नदियाँ ऊपर से पहाड़ी आके उसमें मिलती हैं और उसमें जल बढ़ता है। देखिए यहाँ पर जल बढ़ रहा है, उससे पहले वो अलग अलग छोटे छोटे झरने हैं, छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, वहाँ से उसमें पानी आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा आता है, क्या झेलम के पानी को भारत पूरी तरीके से रोक सकता है? तो झेलम के केस में देखें तो वो भी ऊपर से श्रीनगर के आसपास यहाँ पर होते हुए बारामूला से, तो यहाँ पर कहीं निकलती है इस जगह पर। तो यहाँ पर भी क्या है, सारा एरिया वैसा है। झेलम में ठीक ठाक पानी है, लेकिन वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। और टोपोग्राफी के अलावा एक और कारण है, जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड होने के कारण अगर डैम बनेगा तो बहुत सारा विस्थापन होगा। विस्थापन करना वहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है। तो झेलम का पानी रोकना भी भारत के लिए बहुत आसान नहीं है। बात आती है चेनाब की। चेनाब पर भारत पहले भी डैम बना रहा है, बगलिया डैम बना हुआ है, बना तो झेलम पे भी हुआ है, किशन गंगा उसकी एक ट्रिब्यूटरी है उस पर बना है। तो बगलिया डैम है और भी कई सारे डैम भारत वहाँ पर बना रहा है। तो चेनाब है ऐसी नदी जिस पर भारत बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, उसको रोक सकता है, और वो भी कैपेबिलिटी उतनी ही है भारत के पास कि वो लीन सीजन में पानी को रोक पाएगा। अगर पीक सीज़न आ जाएगा, मानसून का सीज़न आ जाएगा, तो कितना भी बड़ा डैम बन जाए पानी रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर अपने ही एरिया को बाढ़ में डुबोना पड़ेगा, तो वहाँ से भी जल को बार बार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यही बात सब कह रहे हैं कि भारत ने अबेंस में तो रख दी है, लेकिन जल को पूरी तरीके से रोकना मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, और ये बात चीन को भी पता है। तो यहाँ पर तीनों देश मिलकर एक नैरेटिव कर रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। और दूसरी बात अगर करें कि ये तो 3 देशों की बात कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं जल के पीछे। जब भारत ने कहा कि चेनाब में से जल को निकाल के पंजाब को दे देंगे और हरियाणा राजस्थान को दे देंगे जहाँ पर जल की आवश्यकता है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। पंजाब ने कहा हम लेकर रहेंगे, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, एंटी नेशनल। और यही पंजाब जब इसको कहा जाता है कि सतलुज का पानी हरियाणा पे दे दो, तो कहता है कि हम क्यों दें, तब हरियाणा कहता है कि तुम एंटी नेशनल हो। तो देखिए जल की जो महत्व है जिसकी हम बात ही कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल सबको चाहिए। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई है तो नेशनल लेवल पे अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, कावेरी को लेकर है, सतलुज को लेकर है, कृष्णा को लेकर है, सब नदियों पर यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। जल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक था आज का वो ये कहने का था कि इनके पीछे ये पॉसिबिलिटी हो चाहे ना हो, लेकिन इनके पीछे लड़ना बहुत आसान है। लड़ाई एक अलग तरीके से चलती है, लड़ाई होती रहेगी। जल पाकिस्तान को भी पता है कि भारत उतना नहीं रोक पाएगा, भारत को भी पता है कि चीन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इन मुद्दों के लिए लड़ाई होती रही है और लड़ाई आगे भी चलती रही, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही, क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और अगर ग्लेशियर का पिघलते पिघलते वहाँ से ऊपर आइस ख़त्म हो जाती है
तो जल का संकट वाकई गहरा आ जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और हाई फाई हो जाए और जो ग्लेशियर पिघले तो हो सकता है कि इंडस में तब जल बढ़ जाए, और तब जल बढ़ जाए तो भारत वहाँ पर बांध बनाने की कोशिश करे, लेकिन उससे पीछे जो चीन है वो भी वहाँ पर बांध बनाने की कोशिश करेगा। और सबसे मजबूर इसमें पाकिस्तान है, जो लोअर राइपेरियन स्टेट है, जो कुछ नहीं कर सकता, जिसको ऊपर देखना ही पड़ेगा। तो वो सेम बांग्लादेश वाला हाल है, जैसे वहाँ पर उसको ऊपर देखना है भारत की तरफ और भारत को चीन की तरफ देखना है ब्रह्मपुत्र के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पर है, सिंधु के लिए भारत को भी बेसिन के थोड़ा सा चीन की तरफ देखना पड़ता है और पाकिस्तान को पूरे तरीके से भारत की तरफ और चीन की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो आज का टॉपिक था, ये जल का जो मुद्दा है, ये आपको कैसा लगा, इस पर कैसा आगे होना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद।